Today we shall see a very interesting aspect, the second part of Biot-Savart's law. Previous वीडियो में हम लोग देख चुके हैं the magnetic field produced by a moving charge. ठीक है, इम्पोर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. आज हम लोग देखेंगे magnetic field produced by a small current element. कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है. छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट एलिमेंट, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय बायट-सावर्ट लॉ ओनली. और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन देखेंगे जो बोर्ड में अक्सर आता है. वो ये है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए रिंग एट इट्स सेंटर. ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी चीज़ हम लोग खत्म करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे व्हाट इट मीन्स बाय ए करंट एलिमेंट. कोई आपको नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय ये करंट एलिमेंट, तो सर क्यों लिखवा रहे हैं. अरे समझोगे तब तो यूज करोगे. कोई करंट एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आईडीएल वेक्टर. ऐसे क्या है करंट एलिमेंट? एक छोटा सा वायर जिसमें कुछ करंट जा रहा है, मतलब लेंथ इज वेरी स्मॉल. इतना छोटा है कि दैट करंट एलिमेंट, दैट करंट कैरिंग वायर कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट सोर्स. समझ में आया? मतलब मान लो कि एक लंबा सा वायर है, इसमें करंट जा रहा है, इसका छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा कि आप इसको एक पॉइंट में है मान सकते हो, तो इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट. और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है आइडियल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है I इंटू DL. DL क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर. समझ में आया? और I क्या है? करंट इन द वायर. यूनिट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यूनिट बिकम्स I इंटू DL. तो आप कहोगे एम्पियर मीटर, यूनिट हो गया एम्पियर मीटर. तो करंट एलिमेंट क्या है? एक वेरी स्मॉल लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर. कितना सिंपल है. इसके बारे में दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, वो ये है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज QV. हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, हमारे पास एक टर्म आता था प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू V. इसमें भी वोल्टेज था कि वॉल्यूम था? क्या था? V क्या था? वोल्टेज था कि वॉल्यूम था? वेलोसिटी था. QV. अच्छा, QV को हम चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, DL डिस्टेंस. सपोज एक Q चार्ज इज मूविंग ओवर ए DL डिस्टेंस इन dt सेकेंड्स, DL by dt. Now Q charge is moving over DL distance, no doubt, but in dt second. तो dt second में कितना चार्ज पास कर गया? Q. If Q charge is passing in dt seconds, what does Q by dt represent? I. और ये DL रह गया. कहने का मतलब है डायमेंशनली QV and IDL are same thing. QV जो है आइडियल वही है. तो फिर बायट-सावर्ट लॉ आसान हो गया. हम जानते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज, चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V. तो जो फॉर्मूला हमारे पास था उसमें जो QV था, QV की जगह आइडियल लिख देना है. सारा चीज फिर से रिपीट हो गया. समझ में आया क्या? चलिए अब चलते हैं बायट-सावर्ट लॉ में. फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करेंट एलिमेंट. इसको हम कहेंगे बायट-सावर्ट लॉ. ठीक है, क्या कहता है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए magnetic field produced by a small current element is given by. छोटा सा करंट एलिमेंट तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हो. और जब हम कोई Q कूलम चार्ज V वेलोसिटी में मूव कर रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता था म्यू QV क्रॉस R बाई 4 पाई R3. ऐसे पढ़े थे हम लोग. कोई Q कूलम चार्ज अगर V वेलोसिटी में जा रहा है तो उसके लिए ये होता था. क्या कोई करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो?
बस QV के जगह क्या करना है, QV के जगह आइडियल लिख देना है, क्योंकि QV इज सेम एज आइडियल। क्या बात समझ में आया? अब हम कहेंगे कि सपोज यहाँ पर कोई एक वायर है कुछ ऐसा शेप का, इसमें करंट आई जा रहा है और यहाँ पर मैं उसका एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ। अरे एक चीज तो मैं बताने के लिए भूल गया, वो क्या था, करंट एलिमेंट अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड मालूम चल गया। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। यस यस यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने भूल गया। अब कहोगे डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज इन डायरेक्शन ऑफ आई, करंट की डायरेक्शन में होता है। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई, करंट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में होगा करंट एलिमेंट। मतलब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर जो छोटा सा पीस है इसको अगर हम करंट एलिमेंट मानेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी लाइक दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आइडियल। मैग्नीट्यूड क्या है, I इंटू DL। ये लेंथ अगर DL है, ये वायर का लेंथ अगर DL है तो I इंटू DL इज द मैग्नीट्यूड, I इंटू DL इज द मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज आइडियल। हाँ हेलो हेलो, समझ में आया? ना 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 ना, हमारे पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट का इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और दिस लॉन्ग वायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स। आई कंसिडर दिस इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट। अगर ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट हुआ तो इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अच्छा, ये जो करंट एलिमेंट है आइडियल, इसके लिए कोई ये आइडियल का डायरेक्शन हुआ, कोई पॉइंट P में पूछा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है एट पॉइंट P। तो पहले आप इसको इसके साथ जोड़ो एंड डिफाइन द पोजीशन वेक्टर। ये हो गया R। तो ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, नॉट ड्यू टू द होल वायर, पूरे वायर के लिए बायर-सावर्त लॉ नहीं बताता है, वही दिक्कत है हमें। बायर-सावर्त लॉ बताता है कि ओनली फॉर ए छोटा सा पीस ऑफ करंट कैरिंग वायर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। बाकी आप खुद सोचो, खुद निकालो। बायर-सावर्त लॉ कोई मदद आपको नहीं करेगा। उसके लिए बाद में हम लोग इसी को डेवलप करेंगे या फिर एम्पियर्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे और उससे पता करेंगे कि पूरा एक लंबा वायर के लिए क्या होता है। एनीवे, अब ये आइडियल के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉल इट DBP, इट इज म्यू आइडियल क्रॉस R बाय 4πr3। और अगर इस आइडियल और ये R के बीच में एंगल है थीटा, तो DBP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, म्यू आइडियल साइन थीटा बाय 4πr², क्योंकि ऊपर एक R आएगा नीचे RQ आएगा, काट पीट के म्यू आइडियल साइन थीटा बाय 4πr² हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए डायरेक्शन ऑफ DBP is perpendicular to ideal and R, दोनों को परपेंडिकुलर होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड परपेंडिकुलर टू R होगा ऑब्वियसली। सो परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आइडियल एंड R, इन दोनों जो प्लेन में उसको परपेंडिकुलर है। एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालते हैं जैसे यूजिंग राइट हैंड पाम रूल हम लोग निकालते थे, सॉरी राइट हैंड फिस्ट रूल हम लोग निकालते थे यूजिंग फॉर ए मूविंग चार्ज जैसे निकालते थे, इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे। एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड फिस्ट रूल। ठीक है, ये हो गया एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
सर राइट हैंड फिस्ट रूल मतलब हुआ कि सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वायर है, ये छोटा सा वायर है जिसका नाम है आइडियल करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट के लिए कोई पूछेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, let your thumb indicate the direction of current element, other fingers will indicate the direction of magnetic field। प्लस क्यू चार्ज जब v वेलोसिटी में जाता था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको आता है, बस वही फंडा है। प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, तो प्लस क्यू की वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रखते थे, अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, अदर फिंगर्स विल इंडिकेट। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आइडियल और आर दोनों को परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब इस प्लेन को परपेंडिकुलर बनेगा। प्लेन को परपेंडिकुलर बनेगा तो बस डाउट हमारा है कि इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, लेट योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, अदर फिंगर्स आर एंटरिंग। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा भाई, इनवर्ड होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई भी केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अगर आपको समझ में आया तो मैं ये बताऊं कि फॉर द सेम करंट एलिमेंट यहां पर ये जोन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, और अगर कोई पूछेगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है, तो अगेन यू हैव टू सी लाइक दिस। ऐसे करके करना है आपको, ये वेक्टर को इंडिकेट करना है, ये रेडियस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर करंट एलिमेंट ऐसा है तो फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, कमिंग आउट हियर, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? yes. तीसरी चीज हुआ कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट एलिमेंट है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है, चलिए आप मेरी मदद करिए और बताइए कि ये जो करंट एलिमेंट है उसके चलते ऊपर वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड? सोचो। क्लोज योर फिस्ट, थंब इज ओपन, आपका थंब ऐसे रहा तो फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, दैट मींस इट विल बी इनवर्ड। नीचे फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, कमिंग आउट हियर, तो आप कहोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और अगर कोई पूछेगा कुछ यहाँ पे तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। व्हाई? बिकॉज म्यू आइडियल साइन थीटा, थीटा क्या हो गया इस पॉइंट के लिए, जीरो हो गया। थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। हम फिगर में क्लियरली देख चुके हैं कि थीटा वाज एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, मतलब आर इफ योर पॉइंट इज along the line of circulation of current, then आप कहोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये पॉइंट में B will be 0। तो याद रखना है कि along the current element the magnetic field is 0 हर जगह, 0 एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा along the line करंट एलिमेंट, along the करंट एलिमेंट जिधर करंट एलिमेंट है उसी लाइन पे। समझ में आया? ठीक है, ठीक। क्या चीजें समझ में आ रहा है? छोटा सा क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में आता है। ए स्मॉल करंट एलिमेंट स्मॉल करंट एलिमेंट क्या हुआ? Is there any problem? A small current element of 0.5 ampere meter is at origin directed along y-axis. Find magnetic field at
कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 मीटर, 4 मीटर। ये छोटा सा क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे करना है, ठीक है। तो हुआ यूं है कि ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, और ये हो गया करंट एलिमेंट जो कि ओरिजिन पे रखा है, ये हो गया करंट एलिमेंट, वैल्यू दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट दिया है 3, 4, वो यहाँ पे 3, 4, और पूछा है कि ये पॉइंट में बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरियली निकालना है। क्या है, उसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू आइडियल क्रॉस r बाय 4πr³। चलिए एक एक करके चीजों को लिखते हैं। ये तो वही है। हाँ एक मिनट बेटा, जस्ट वेट। क्या क्यों कोई मुझे बताएगा व्हाट इज r हियर? r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया 3ik प्लस 4jk। कोई बताएगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r? ऑफ कोर्स 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल डबल इज 5। एंड व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज dB। क्या है ये? इट इज म्यू बाय 4π आइडियल क्रॉस r बाय r³। आइडियल क्या है यहाँ पर? आइडियल क्या है? आइडियल इज गिवन 0.5 एम्पियर मीटर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अलोंग y एक्सिस, मतलब 0.5 jk। इट इज डायरेक्टेड अलोंग y एक्सिस, तो हम कहेंगे 0.5 jk एम्पियर मीटर। बढ़िया, ध्यान रखना कभी कभार ये सेंटीमीटर में दे देता है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स इन के सिस्टम में, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यू डालो सबका। म्यू बाई 4π का वैल्यू तो सबको मालूम है। म्यू बाई 4π का वैल्यू होता था 10⁻⁷, आइडियल हो गया। और r³ r इज 5, 5 का क्यूब हो गया 125। बाकी के चीज को बगल में लिख देंगे, होल इनटू आइडियल क्रॉस r। आइडियल है 0.5 jk क्रॉस r है 3ik प्लस 4jk। क्या बात समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सबको आता है, और आपको ijk का क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स भी मालूम है। ijk का क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स मालूम है कि i क्रॉस j होता है k, j क्रॉस k होता है i, k क्रॉस i होता है j। उल्टा जाओ तो नेगेटिव होता है। 0.5 jk क्रॉस 3ik, तो ये वैल्यू को मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे, यस, दैट इज इक्वल टू 0.5, ये 10⁻⁷ बाय 125, ये तो है बरकरार यहाँ पे। 0.5 को 3ik के साथ मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 1.5 j क्रॉस i। j क्रॉस i क्या होगा भैया? उल्टा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस के। कुछ बोलोगे तब तो पता चलेगा कुछ आता है कि नहीं आता है। j क्रॉस i हो गया माइनस के, है ना। अब j क्रॉस j क्या हो जाएगा? 0.5 jk क्रॉस 4jk। j क्रॉस j होता है 0, j क्रॉस j होता है 0, i क्रॉस i 0, k क्रॉस k 0, क्योंकि a क्रॉस b होता है b साइन थीटा। j क्रॉस j करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन बराबर होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया, साइन 0 0। And now you can further simplify to find out what is the magnetic field. As you have taken everything in MKS unit system, you will write this as Tesla। क्या बात समझ में आया? Yes sir। Yes। Next question। Due to a current element ideal jk, the magnetic field at a,0 is b0। What is magnetic field
एट बी कॉमा 0 ए कॉमा 0 इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड है B0, B कॉमा 0 इज अनदर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आई होप माय लर्नर स्टूडेंट्स कैन टेल द आंसर। तो यहां पर कोई y एक्सिस है, अच्छा, ड्यू टू आइडियल जे कैप एट ओरिजिन, थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट आइडियल जे कैप एट ओरिजिन, हाँ करंट एलिमेंट कहाँ है? ओरिजिन पे। तो बोल रहा है कि ओरिजिन पे कोई करंट एलिमेंट रखा है और उस करंट एलिमेंट के चलते यहाँ पर करंट एलिमेंट रखा है, ऐसे इस करंट एलिमेंट के चलते आपको दिया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट ए पॉइंट A0 इज B0, तो एट ए पॉइंट B0 ये क्या होगा? You know, the magnetic field due to a small current element is proportional to 1 by r square or 1 by r cube. I'm talking about the magnitude. Magnitude of magnetic field is proportional to r square or 1 by r square or 1 by r cube. बोलो तो। मैग्नीट्यूड में नीचे क्या था? म्यू आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई r square था, नहीं? तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, मतलब dB at A by उल्टा लिखे dB at B divided by dB at A is equal to A square by B square, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल r square है, dB at A है B0, इसका मतलब हाँ ये होगा B0 स्क्वायर बाई B स्क्वायर इनटू K कैप होगा, और K कैप, अच्छा चलो एकदम बहुत बढ़िया बताया, K कैप नहीं होगा बेटा, लेकिन माइनस K कैप होगा। हम डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं, हम तो मैग्नीट्यूड पूछेंगे। वेरी करेक्ट, अरे गोलक तो स्मार्ट हो गया, वेरी गुड। तो dB एट पॉइंट B क्या हो गया? B0 ये ऊपर आया, मिला A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, और वो डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा था, डायरेक्शन कैसे होगा? इसके लिए अंदर की तरफ होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि A पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, B पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इधर केस में ये इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं दिए हैं। क्या बात समझ में आया? यस यस यस। तो मिल गया ये तीसरा क्वेश्चन। Here are two current carrying wires. ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें करंट I जा रहा है और इसमें करंट I जा रहा है, ऐसे मिड पॉइंट में, एट द मिड पॉइंट, हियर इज ए पॉइंट P। सेम केस रिपीट कर रहा हूं, दो करंट कैरिंग वायर है और ये पॉइंट में P पॉइंट में, लेकिन अब क्या है कि इसमें करंट जा रहा है I, इसमें करंट जा रहा है से, इसमें जा रहा है 2I, इसमें जा रहा है 2I। तीसरा केस में, थर्ड केस में आई मेक ए चेंज, मैं क्या करता हूं, ये ले लिया, इसमें करंट जा रहा है I, इसमें करंट जा रहा है I, ये है P पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट बिटवीन देम। आपको बताना है कि in which case the magnetic field at point P is maximum। देखें कौन बताता है, कौन सा केस में magnetic field at point P is maximum? C होगा सर, C होगा, देखते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब in which case magnetic field at P is maximum, P is the midpoint। चलिए पहला केस में देखो, तो ये जो वायर है इसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, इसके लिए बाहर की तरफ होगा, है कि नहीं? और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि बराबर डिस्टेंस में है।
यहाँ पर भी 2i हुआ तो क्या हुआ, ये जितना मेडिफिल करेगा अंदर की तरफ ये उतनी ही करेगा बाहर की तरफ, दोनों फिर से कैंसिल कर जाएंगे। ये दोनों केस में मेडिफिल एट p विल बी 0, जबकि इस केस में मेडिफिल इसके लिए अंदर की तरफ होगा और इसके लिए ये करंट ही तो नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है तो मेडिफिल अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पर दोनों वायर का मेडिफिल सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट मेडिफिल विल बी मोर। तो आप कहोगे केस सी इज द आंसर। समझ में आया क्या? क्या ये सबको समझ में आया? बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन सब बोर्ड के लिए बता रहा हूं पहले, फिर आप डिफिकल्ट चीजें हम देखेंगे। ड्रॉ लाइन्स ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड। तो यहां पर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ये हो गया केस ए और ये हो गया केस बी। दोनों केस में लाइन्स ऑफ फ्लक्स ड्रॉ करना है। इतना ड्रॉ करने के लिए आएगा बोर्ड में, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कंडक्टर कैरिंग करंट इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, हियर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग कहां फंसोगे? अब ये करंट अंदर जा रहा है तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर मेकिंग क्लोज लूप्स रिवॉल्विंग अराउंड दिस। तो आप क्या देखोगे, इसके चलते जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स बनेंगे वो ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे मतलब रोटेटिंग क्लॉकवाइज। दूसरा लाइन्स ऑफ फ्लक्स वो ऐसा। क्या बातें समझ में आ रहा है? इस केस में जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैसे होंगे, क्लॉकवाइज होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? देखो करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है मतलब लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स जो होंगे वो ऐसे होंगे। दूसरा लाइन्स ऑफ फ्लक्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन इज समटाइम्स रिपीटेड। कैसे? नेक्स्ट केस में क्या दिया है, ड्रॉ लाइन्स ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द टू पैरेलल current carrying wires, current carrying wires, carrying current inward to plane of paper। ऐसे करके दिया है, मतलब आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसा वाला है और ये दूसरा वाला है, दोनों सेम करंट ले रहे हैं और कुछ ऐसा है। बोला दोनों को मिला के जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा बताओ। हमको मालूम है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनने वाला है ऐसा कोई कंडक्टर के लिए वो क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? क्या क्लॉकवाइज होता है। तो ठीक है, तो एक लाइन ऑफ फ्लक्स इसका बना, चलो बनाते हैं इसका लाइन ऑफ फ्लक्स। The lines of flux of this one is something like this। इसका भी तो वही हाल है, ये भी क्लॉकवाइज बनाएगा, इसका भी वही हाल है। इसका दूसरा बनेगा, हाँ ये ऐसे आया, ये दूसरा लाइन ऑफ फ्लक्स, ये भी क्लॉकवाइज ही जाएगा, तो इसका भी दूसरा ऐसे ही जाएगा। अब सोचो नेक्स्ट लाइन ऑफ फ्लक्स, इसके लिए कुछ ऐसा होगा, जबकि इसके लिए कुछ ऐसा होगा, है? अब यू नो द टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है क्योंकि फ्लक्स ऐसे जा रहा है। तो सोचो इस पॉइंट में इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब कोई फ्लक्स नहीं है, कहानी कुछ ऐसे हो जाए। क्या बात समझ में आया? बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा, वो कैंसिल हो गया, तो फिर कैसे दिखेंगे ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स? ये कुछ ऐसे दिखने वाले हैं, ये ऐसा आया, ये ऐसे दिखने वाले हैं, फर्दर ये ऐसे जाएंगे। क्या बात समझ में आया? तो दिस इज द लाइन्स ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय
two parallel conductors carrying current in the same direction. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, याद रखना है। Okay, now let us further proceed to see a very important case जो आपकी डेरिवेशन में आता है। Be at center of a current carrying ring. कोई करंट कैरिंग रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चलिए डेरिवेशन है। सपोज दिस इज व्हाट इज ए रिंग। सपोज इसमें कुछ करंट जा रहा है। हियर सम करंट I इज पासिंग। सपोज द रेडियस ऑफ द रिंग इज R। ये है R, ठीक है, ये R है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क वाला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट IDL1। क्योंकि इतना लंबा वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक वायर शॉर्ट तो बता नहीं, हमें आता है ओनली फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट। बट आई कैन कंसीडर दिस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स। सपोज ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट हुआ, ऐसे सारे छोटे छोटे के लिए निकालेंगे और जोड़ देंगे। जब इस करंट एलिमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वायर शॉर्ट का फॉर्मूला मौजूद है। अब इस करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए पहले हम इससे इस पॉइंट को, सेंटर को इंडिकेट करेंगे बाय द पोजीशन वेक्टर। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट कुछ ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो ये हो गया करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड R? इट इज कमिंग 90 डिग्री। वन इज टैंजेंट और दैट इज अलोंग द रेडियस, है ना। DB एट पॉइंट C, ये पॉइंट को C को, DB एट पॉइंट C। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो लिखेंगे म्यू IDL1 sin थीटा बाय 4 पाई R स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस का स्क्वायर, R इज रेडियस। अब ये चीजें लिखना बंद कर देना कि लेट I इज द करंट, R इज द रेडियस, दिस सर्किल गोल गोल है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बताएगा मुझे व्हाट इज थीटा? क्लियरली सीन इट इज 90 डिग्री। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन आइडियल एंड R। आइडियल टैंजेंट है, R ऐसा है 90 डिग्री। सो इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू IDL1 बाय 4 पाई R स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? ये जो करंट एलिमेंट लिए हैं उसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? थंब को रखो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में, इनवर्ड है। हाँ, इट इज इनवर्ड। क्या बात समझ में आया? अच्छा सोचो तो, इसके ऑपोजिट में मैं अगर करंट एलिमेंट लेता हूं यहाँ पर, वो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा? क्योंकि करंट तो ऐसे आ रहा है तो उसका डायरेक्शन भी कुछ ऐसे ही होगा, इस डायरेक्शन में। द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ये हो गया करंट एलिमेंट, कॉल इट IDL2। क्या कोई मुझे बताएगा C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू IDL2 क्या होगा? यूज दिस फॉर्मूला, म्यू IDL2 बाय 4 पाई R स्क्वायर, है कि नहीं? किस डायरेक्शन में होगा? IDL1 के लिए अंदर की तरफ था, ये IDL1 था, आई कॉल इट IDL2। IDL2 के लिए कौन से डायरेक्शन में होगा? IDL1 के लिए अंदर की तरफ था, IDL2 के लिए थोड़ा अपना हाथ पांव हिलाओगे तो नाक में पेन डाल के बैठने से थोड़ी दिखाई देगा, सुनाई देगा। हाँ, निकालो उसको, हाथ ऐसे करो, देखो IDL2। तो मेरा थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ IDL2। यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इनवर्ट हो रहा है। मतलब IDL2 के लिए भी खुशी, यू आर किलिंग योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। वेरी मच प्रोन टू स्मॉल जोक्स एंड एवरीथिंग। तो यहां पर IDL2 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे होगा? इनवर्ट होगा भाई। अब देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी करंट एलिमेंट ले लो,
इसके लिए इनवर्ट, इसके लिए इनवर्ट, हर एक के लिए इनवर्ट हो रहा है। एंड व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सबका मैग्नीट्यूड को जोड़ दो। तो हमें वो चीज लिखना है, क्या लिखना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर at center due to all such current elements is in same direction. So D at C क्या हो जाएगा, सारे वेक्टर को जोड़ दो, db1 जिस डायरेक्शन में है, db2 उस डायरेक्शन में है, db3 उस डायरेक्शन में है, सबको जोड़ो तो म्यू आई dl1 by 4 pi r square, म्यू आई dl2 by 4 pi r square and so on। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो म्यू आई by 4 pi r square तो गया बाहर, नो डाउट, अंदर है गया dl1 dl2, ये क्या है, स्मॉल लेंथ है, ये सारे छोटे छोटे लेंथ को जोड़ देंगे तो ये लेंथ है dl1, ये dl2, ये dl3, dl4, सबको जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, द एंटायर पेरीमीटर। हाउ मच इज द पेरीमीटर, 2 pi r, मतलब dl1 dl2 सबको जोड़ दोगे तो ये चीजें बनेंगे क्या, 2 pi r। तो क्या बन गया ये, म्यू आई by 4 pi r square into 2 pi r is equal to म्यू आई by 2r and hence the answer। तो रिंग में अगर करंट आई जा रहा है, उसका रेडियस r है, तो सेंटर में होगा म्यू आई by 2r द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बातें समझ में आ रहा है, यस। This way we got the magnetic field at the center of the ring। कितना इजी, नहीं? तो जो समझ में आया उसको थोड़ा और डिटेल्स में देखें। यहाँ पर डेरिवेशन खत्म हो गया, 3 मार्क मिल गया आपको, ठीक है। लेट अस फर्दर प्रोसीड। तो जो हमें समझ में आया वो कुछ ऐसा हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक रिंग है और इस रिंग का रेडियस r है और इस रिंग में करंट जा रहा है I, तो C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी हम लोग देखे कि था म्यू आई by 2r। सपोज ये कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है और C इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसका भी रेडियस r है, क्या है कोई पहलवान जो बताएगा B एट C क्या होगा, सारे का जोड़ो तो म्यू आई by 2r होता था, ये आधा है, कितना हो जाएगा, 4r म्यू आई by 4r। देखो जिनको समझ में आ रहा है वो फटाफट बोल रहे हैं, म्यू आई by 4r। और अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर लूप है और उसमें मान लो कि n नंबर ऑफ टर्न्स है देयर, इसमें n टर्न्स है, ऐसा कोई लूप की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो आप क्या कहोगे, करंट घुस रहा है, निकल रहा है, तो आप कहोगे B एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, यस B एट C हो जाएगा। एक के लिए जितना होगा दूसरे के लिए वही होगा, n तो टर्न है तो इट इज म्यू n I by 2r। क्या बात समझ में आया, yes। अगला, सपोज हमारे पास एक सेक्शन है किसी सर्किल का जो कि सेंटर पे कुछ थीटा एंगल कर रहा है, थीटा रेडियंस, और ये रेडियस r है, करंट जा रहा है I। क्या कोई मुझे बता सकेगा B एट पॉइंट C क्या होगा, सर KI by r into थीटा। तो हमारा जो K है वो म्यू है ना, म्यू I by 2r था, पूरे के लिए म्यू I by 2r था, म्यू I by 2r होता था कितनी एंगल के लिए, टोटल एंगल इज 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियन में इतना होता था, अब इसमें कितना हो जाएगा 1 रेडियन में 1 by 2 पाई,
थीटा रेडियन में इंटू थीटा, सो इट इज म्यू आई थीटा बाय 4 पाई आर। क्या बात समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P in each of following cases। एक कुछ केसेस दे रहा हूं आपको। पहला केस, P की जगह C लिखो। C यूजुअली सेंटर जैसे माना जाता है, तो सेंटर ही है। तो पहला केस में दिया हूं कि ये कोई छोटा सर्किल है और ये कोई बड़ा सर्किल है। You are clearly seeing they are concentric circles and C is the center। और दिया है, इसमें दिया है कि ये रेडियस R है, ठीक है, और ये रेडियस 2R है, ठीक है, और ये 2R है, और दिया है कि इसमें करंट जा रहा है I, जबकि इसमें करंट जा रहा है I। You see the direction of current in the two cases। दोनों केस को एनालिसिस करो और दोनों रिंग को एनालिसिस करो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C। अच्छा, तो एक रिंग के लिए म्यू आई बाई 2R, छोटे वाले रिंग के लिए। दूसरे के लिए म्यू आई बाई 2 इंटू 2R, क्योंकि रेडियस कितना है? रेडियस 2R है। 2 इंटू 2R क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2R हो जाएगा 4R, है कि नहीं? चलो इसको हम मानते हैं रिंग नंबर 1, ये रिंग नंबर 2। थोड़ा थोड़ा तरीका बताता हूँ। B1 क्या है? रिंग नंबर 1 के लिए ये हो जाएगा म्यू आई बाई 2R, नो डाउट। कौन से डायरेक्शन में? B1 के लिए करंट ऐसे से जा रहा है तो इनवर्ट हो। अच्छा, ठीक है। B2 ड्यू टू द सेकेंडरी क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा म्यू आई बाई 2 इंटू 2R, क्योंकि इसका रेडियस 2R है। कौन से डायरेक्शन में? करंट ऐसे जा रहा है तो आउटवर्ड, सो यू से इट इज आउटवर्ड। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि B1 B2 से बड़ा है, तो B एट पॉइंट C क्या हो जाएगा? इट इज B1 माइनस B2। B1 बड़ा है, मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 का होगा, जो कि इनवर्ट था। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes, sir. अब क्या हो गया? ये म्यू आई बाई 2R माइनस म्यू आई बाई 4R इज इक्वल टू म्यू आई बाई 4R, दैट टू इनवर्ट। क्या बात समझ में आया? ये था बिट A। चलो चलते हैं बिट B में। बिट B में कुछ ऐसे दिया गया है। ऐसे दिया गया है, ये पॉइंट है C, और दिया गया है कि ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R, ऐसे दिया है, दिस डिस्टेंस इज R, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को भी दिया है R, तो ये हो गया R, ऐसे दिया है। और दिया है कि यहाँ पे करंट I जा रहा है, ऑब्वियसली घूम रहा होगा। C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एट पॉइंट C यू आर सपोज टू टेल द मैग्नेटिक फील्ड। तरीका याद रखो। तरीका क्या था? पहले नंबरिंग कर दो जितने भी करंट के रिंग वायर्स है। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। 4 सेक्शंस ऑफ द वायर, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जोड़ो, नहीं वेक्टोरियली जोड़ो एज पर देयर डायरेक्शन। B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर। कोई बताएगा? ये करंट अगर ऐसे आ रहा है तो करंट ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, ऐसे वापस, फिर ऐसे घूम रहा हो। हाँ, समझ में आ गया।
बढ़िया। सर म्यू आई बाय 8 B1 कितना होगा पहले बताओ। तुम सही बता रहे हो कि हम देख लेंगे। हाँ तो B1 कितना होगा? अरे along the line 0। और कौन से सेक्शन के लिए 0 होगा? B4 भी 0 होगा। सो B1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B4, बाकी रह गया 2 और 3। B2 ये हाफ सर्किल है, पूरा होता तो होता म्यू आई बाई 2r, हाफ सर्किल में होता है म्यू आई बाई 4r। अगर म्यू आई बाई 4r हुआ, इसका रेडियस कितना है? रेडियस तो 2r है, सो इट इज म्यू आई बाई 4 इंटू 2r। किस डायरेक्शन में? करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इनवर्ट। ओह, इट इज इनवर्ट। B3 इट इज अगेन ए हाफ सर्किल, म्यू आई बाई 4 इंटू इसका रेडियस तो r है। किस डायरेक्शन में? ये तो आउटवर्ड जा रहा है। ये वायर के लिए देखो, ये वायर के लिए इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, सो इट इज आउटवर्ड। तो हम देख रहे हैं कि B1 B4 तो 0 हो गए और B3 इज मोर देन B2, है कि नहीं? तो आप कहेंगे B at point C इज B3 माइनस B2, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। और ये क्योंकि B3 बड़ा है तो उसका डायरेक्शन बरकरार रहेगा। B3 हो गया म्यू आई बाई 4r। देखो लड़के ने सही आंसर बता चुका है, म्यू आई बाई 8r। क्या आ गया? इट इज म्यू आई बाई 8r। इसीलिए तो तुम लोग इतना साफ हो, फटाफट सोच लेते हो। ये आउटवर्ड है। क्या चीजें समझ में आया? यस सर। यस। तीसरा क्वेश्चन, बिट सी। यहां पर कोई एक, चलो बढ़िया से बनाते हैं। ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, ये कोई एक सर्किल है, ऐसा है। और ये सर्किल में हुआ यूं है कि हमने एक, ये है ऐसा कोई एक सर्कुलर सेक्शन है, और इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है कि एक वायर ऐसे आया है जिसमें करंट घुस रहा है, दूसरे पार्ट में करंट ऐसे निकल रहा है, और दिया है कि करंट आई इज एंटरिंग हियर, कमिंग आउट हियर, इसका सेंटर यहाँ है, और दिया है कि ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है उसका रेडियस इज r। क्या है कोई पहलवान जो बताएगा BC क्या होगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? Now you want to find out magnetic field at point C. Again so many segments. Segment number 1, 2 and 3. करंट जा रहा है I। कोई बताएगा B1 कितना है? What is B1? सर 3 म्यू आई बाय 8r। You are correct बेटा। B1 कितना है? ये वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सब वेट कर रहे हैं कि सर उसको पूछेगा तो बताएंगे। अरे ऐसे ही खुल के बताओगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। कितना होगा B1 ये वाला सेक्शन के लिए? 0 तो बोलो ना, पूछते हैं कि इंडिविजुअली पूछेंगे, समझ जाता ना। और किसके लिए 0 होगा? B3 भी तो 0 होगा। अब ये देखो भाई, पूरा सर्किल होता तो म्यू आई बाई 2r होता, लेकिन हम निकाल रहे हैं 3/4 ऑफ ए सर्किल, तो आप कहोगे म्यू आई बाई 2r का 3/4 is coming out to be 3 mu I by 8r। क्या बात समझ में आया? यस। तो ऐसे कोई भी केस में आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a current carrying wire, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, करंट कैरिंग वायर इज bent to the form of a ring, is bent to the form of a ring,
द magnetic field at center is B0 if it is converted into a loop of n turns. रिंग बनाने की जगह लूप बना दिए. What will be magnetic field at center में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? बोर्ड का कुछ नहीं. पहले तो एंट्रेंस में आया, बाद में इजी था इसलिए बोर्ड में भी आने लगा, क्योंकि सारे बुक्स में आ गया. किसी भी एंट्रेंस में आ जाता है तो इसके बाद बुक्स में आ जाते हैं. बुक्स में आने के बाद वो आ जाते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में. कोई एक वायर था, उसको रिंग बनाया तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मिला B0. अगर रिंग बनाने की बजाय मैं अगर इसको एक लूप बनाता, ऑब्वियसली छोटा हो जाता, क्योंकि इतने सारे टर्न्स रहेंगे तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. सोचो, यू कैन डू. हाँ बोलो. NB नॉट होगा. नो 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 ट्राई अगेन. सर B नॉट ही होगा. नो 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 नो. चलो देखते हैं सॉल्यूशन. ये कोई वायर है, इसको मैंने रिंग बनाया तो इतना बड़ा सा रिंग बना. ठीक है. लूप बनाया तो छोटा सा लूप बना, है कि नहीं. अब इसमें n टर्न्स है, और चलो मानते हैं कि इसका जो रेडियस बन गया छोटा वाले का, ये स्मॉल r है, बड़े का r था, करंट जा रहा था I. तो B नॉट क्या था? B नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू I बाई 2r. अच्छा, ये कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन है? हम कहेंगे सेम वायर है भाई, लेंथ तो सेम है दोनों का. खोल दोगे तो दोनों का लेंथ बराबर मिलेगा. मतलब आपको समझ में आ गया है कि जो 2 पाई r है इसका, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई r ऑफ द दूसरे मान, क्योंकि एक टर्न का लेंथ कितना है? 2 पाई इंटू स्मॉल r. n टर्न से तो लेंथ हो जाएगा 2 पाई r इंटू n. इसका मतलब r इज नथिंग बट r. अब इस केस में सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? इट इज म्यू n I बाई 2r, जबकि स्मॉल r की जगह लिख सकते हैं कैपिटल R बाई n. So it comes out to be mu n I by 2 capital R by n. So it is mu n square I by 2r. But mu I by 2r क्या था? B0. So it becomes n square B0. क्या बात समझ में आया? Yes sir. Yes, it is n square B0. So when it was a ring, the magnetic field was B0. When it is a loop, converted into a loop of n turns, the magnetic field will be n square B0. क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ? क्या I am going fast? Are you all comfortable with? Yes sir. अगला क्वेश्चन. A uniform resistance wire was converted or bent to the form of ring, and a current was passed as shown. Find P at center. कोई एक वायर, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, उसको बेंड करके रिंग कर दिए. अब रिंग करने के बाद हम इसमें करंट पास करवा रहे हैं. कैसे पास कर रहे हैं? करंट ऐसे घुस रहा है इधर से और ऐसे निकल रहा है इधर से. The current is passing through the ring. Obviously इधर से होते हुए जा रहा होगा. पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे? यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है, ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है, मतलब ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस नीचे वाला पार्ट का रेजिस्टेंस बराबर है.
सोचो सोचो सोचो, बाय आर, कितना होगा फिर से? म्यू आई बाय आर। म्यू आई बाई आर, पहला गलत आंसर। कोई दूसरा देना म्यू चाहता है? हाँ बोलो। म्यू 0 आई बाय 2 आर। म्यू 0 आई बाई 2 आर, दूसरा गलत आंसर। सर 0 होगा क्या? 0। यस। अरे भाई, अगर ये दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, इधर का रेजिस्टेंस जितना इधर का उतना है, तो इधर से आधा करंट जाएगा, इधर से भी आधा करंट जाएगा। और ऊपर वाला सेमी सर्कल के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, नीचे वाले के लिए वही होगा, लेकिन ऊपर वाले के लिए इनवर्ड होगा और नीचे वाले के लिए आउटवर्ड होगा। दे विल कैंसल आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो गया? 0। आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। क्या लिखेंगे आंसर में? एट सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड्स of upper and lower circular parts, lower semicircular parts, semicircular parts are equal and opposite. So B8.C क्या हो गया? 0। क्या बातें समझ में आया? Now I change the case. I want to change the case keeping the question same. मैं फिगर बदल दूंगा, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। कॉपी। अब I repeat the same question but with a different figure. A uniform resistance wire was bent to the form of a ring and a current was passed as shown. Find B at center. तो shown वाला पार्ट करना पड़ेगा फिगर। Let me draw the figure. Find B at center. फिगर कैसा है? फिगर ऐसा है, ये है रिंग और यहाँ पर जो करंट दिया गया है वो कुछ ऐसा है और ऐसा है, और ये दोनों करंट जो जा रहे हैं वो सेंटर पे इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। हाँ, फिगर ठीक से नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? यस, ये दोनों मिलके सेंटर में क्या एंगल बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एंगल फ्री। ये दोनों मिलके सेंटर में एंगल बना रहे हैं थीटा। और ये हो गया आई, घुसा अंदर, निकला बाहर। नाउ यू आर टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर। पहले बताओ 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं। चलो निकाल के देखते हैं, यू विल गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। चलिए निकालते हैं व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये दिया है फिगर आपका। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो गया। अब इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। मैं थोड़ा नेमिंग करता हूँ। इस पॉइंट को A, ये पॉइंट को B, ये पॉइंट को C और ये पॉइंट को D। नेमिंग कर दिया। ABC के लिए कुछ करंट होगा। क्या करंट मालूम नहीं है, कॉल इट I1। सर म्यू आई इंटू। हाँ ठीक है। तो अब बिल्ली होना बंद करो, आंसर देखो। ये ADC में कुछ करंट जाएगा I2। नहीं, करंट विल नॉट बी सेम बिकॉज द रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बता सकते हो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ABC? इट इज रो लेंथ ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ द वायर। वायर का कुछ एरिया होगा। लेंथ ऑफ ABC कितना है? अगर ये रेडियस को हम R कहेंगे तो ये है R थीटा। क्या बात समझ में आया? ये आर्क लेंथ कितना होता है? R थीटा।
सो ये जो एबीसी वायर है उसका कुछ रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस? रो एल बाई ए। आर फॉर एडीसी। कोई बताएगा क्या होगा? रो बाई एरिया इंटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट का लेंथ कितना है? अरे ये एंगल अगर थीटा है तो बाकी एंगल 2 पाई माइनस थीटा है। सो इट इज आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा। क्या बात समझ में आया? Yes. तो एक चीज तो समझ में आया कि आर ए बी सी बाई आर ए डी सी क्या हो रहा है? दोनों के रेशियो करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी थीटा बाई 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है। मोरओवर आप जानते हो कि स्ट्रेट वायर के चलते तो यहाँ पर मैग्नीफील्ड होने से रहा। क्यों? क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देयर इज नो मैग्नीफील्ड। खाली ये जो सर्कुलर सेक्शन से उनके लिए होंगे। अच्छा, और ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल है 2 पाई माइनस थीटा। वी अस्यूम थीटा इन रेडियंस। अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो ऊपर वाला सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है और नीचे वाला पार्ट का जो रेजिस्टेंस है दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल। क्या कहो? सीरीज में कि पैरेलल? पैरेलल में है। अरे आप अगर एक वोल्टेज अप्लाई करोगे इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में भी तो वही है। अच्छा, पैरेलल है। तो आर ए बी सी इज पैरेलल टू आर ए डी सी। क्या मतलब है? व्हाट विल बी सेम अक्रॉस देम? द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इधर से करंट जा रहा है I1, तो I1 इंटू आर ए बी सी इज इक्वल टू I2 इंटू आर ए डी सी। डिवाइड करो I1 बाई I2 क्या हो गया? आर ए डी सी बाई आर ए बी सी। आर ए डी सी बाई आर ए बी सी देखो क्या हो गया? 2 पाई माइनस थीटा बाय थीटा। ओ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसका मतलब हुआ I1 इंटू थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। बोर्ड वाले पूछेंगे नहीं शायद, क्योंकि इतना लंबा देने से तो 5 मार्क देना पड़ेगा। बच्चे नहीं तो झगड़ा कर लेंगे, इतना मेहनत करवाते हो इतना कम मार्क देते हो तो देंगे नहीं। तो फिर आंसर याद रखना काफी आसान है। आंसर को याद रख लेना कहीं अगर इफ यू एनकाउंटर दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू से द आंसर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है। अब मैग्नीफील्ड पता करना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसके लिए मैग्नीफील्ड अंदर की तरफ होगा, नीचे वाला जो पार्ट है उसके लिए मैग्नीफील्ड बाहर की तरफ होगा। तो जो नेट मैग्नीफील्ड होगा वो क्या होगा? जो नेट मैग्नीफील्ड होगा B at point C is nothing but magnifield due to the first part minus magnifield due to the second part, B1 minus B2। Why? B1 मतलब I1 वाला सेक्शन के लिए कैसा होगा? आउटवर्ड होगा, और I2 वाले सेक्शन के लिए इनवर्ड होगा। तो नेट मैग्नीफील्ड 1 माइनस अदर होगा। B1 क्या है? B1 क्या है? छोटा सा सेक्शन जिसका रेडियस R है, एंगल थीटा है, करंट I1 है, तो मैग्नीफील्ड क्या होगा? म्यू I1 थीटा बाई 4 पाई R स्क्वायर। क्या हम लोग क्लास में नहीं किए थे? कब किए थे सर? ऐसे हाँ किए थे। देखो दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं कि किए हैं। बिना किए थोड़ी बताएंगे किसी को। और थोड़ा आगे चलो। यस, ये 4 पाई R है, गलती से R स्क्वायर लिख दिया। इट इज म्यू I थीटा बाई 4 पाई R। था ना फॉर्मूला ऐसे? हुआ कि नहीं? तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये क्या हो गया? फिर से ये बन गया म्यू I थीटा I1 थीटा बाई दिस माइनस म्यू I2 के लिए I2 वो क्या एंगल कर रहा है? 2 पाई माइनस थीटा बाई 4 पाई R। तो इसमें से म्यू बाई 4 पाई R को बाहर छोड़ो, अंदर मिला I1 थीटा माइनस I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं कि I1 थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा है कि नहीं? ये दोनों बराबर है। बराबर है तो ये क्या बन गया? ये क्वांटिटी बन गया 0। सो द आंसर इज 0। तो देखो इतना मेहनत है, आंसर कितना आसान है।
किसी भी 2 पॉइंट में इंजेक्ट करो, नॉट नेसेसरीली डायमीट्रियल पॉइंट में, किसी भी 2 पॉइंट में इंजेक्ट करो और निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। क्या बात समझ में आया? कभी कभार लगता था खाली ऐसे होने से 0 होता, नहीं, ऐसे तो ऐसे निकालो तभी 0 हो जाएगा, ऐसे तो ऐसे निकालो तभी 0 हो जाएगा, कहीं भी इंजेक्ट करो कहीं से भी निकालो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये तो ये आंसर को याद रखना, इतना लंबा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं एंट्रेंस में, लेकिन आता है एंट्रेंस में, कोई तो आपको करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू है। आंसर याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर में 0। क्या करंट ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट एंड ड्यू टू ए करंट कैरिंग रिंग हमें समझ में आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। Here is a current carrying बड़ा वाला ring and here is a छोटा वाला ring at the center. At the center you have a छोटा वाला ring. बड़े वाले रिंग में जा रहा है करंट I और दिया है कि उसका मैग्नेटिक रेडियस है कैपिटल R। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर शोन the concentric ring at center has radius r। क्या दिया है? r is very small as compared to the find flux passing through रिंग एट सेंटर। सेंटर में जो रिंग है उसके अंदर से क्या फ्लक्स आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है। और आपको याद होगा कि फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो अगर याद नहीं आ रहा है। हाउ यू फाइंड द फ्लक्स? इट इज ई इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया इज ई इंटू एरिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? E के जगह B into area. If you can find out the magnetic field here, that into area of this part gives you the flux passing through. क्या बात समझ में आया? यस। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में क्या कहोगे? B at center पहले बताओगे, B at center करोगे, that multiply to B at center को multiply करोगे with the area of the central small ring। ठीक है, तो मेरी जगह बनाया, तब तक आप आंसर निकाल दो। कौन पहले आंसर बताता है देखते हैं। Who says the first answer? क्या सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं आता है? हाँ आता है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। That multiply to the area of the central ring. P at center is mu I by 2r, क्योंकि बड़े वाले का r है। Yes. Area of सर। हाँ बोलो। सर म्यू 0 I पाई r स्क्वायर बाय 2r हो। Yes, you are very correct। अरे गोलोक आजकल कौन सा च्यवनप्राश खा रहा है? पूछो उसको। हाँ एकदम सही बताया। That is too good, बढ़िया है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है। A is area of small ring, ये कितना है? पाई r स्क्वायर। सो प्लस कितना जाएगा? B into A mu I by 2r होल इंटू पाई r स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस। तो इनके रिलेटेड ढेर सारे किस्म के क्वेश्चन बनेंगे, और भी क्वेश्चन बनेंगे, बट आफ्टर वी लर्न एम्पियर्स लॉ। अगले क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है,
That means the work done in moving a unit north pole throughout any closed loop is not equal to 0. पर 0 नहीं है तो फिर कितना है? How much is the value? तो ये बताता है work done in moving a unit north pole throughout any closed loop का वैल्यू कितना होता है, इसलिए एम्पियर्स लॉ को अदरवाइज वर्क लॉ कहते हैं। लेकिन तुम्हारे बुक में कहीं भी वर्क वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। और इसको सर्किटल लॉ भी कहते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके ऊपर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफील्ड चैप्टर से जो भी डेरिवेशंस आते हैं वो इसमें से आते हैं। जैसे आपका गॉस लॉ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, स्ट्रेट कंडक्टर, सरफेस चार्ज, ये सब के लिए होता था। सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे करंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे उसमें निकालते थे ऐसे इसमें भी करेंगे। तो डोंट मिस, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी मेनी मोर डिराइवेशंस likely to come in your board exams and the formulas are also equally important। एम्पियर्स लॉ खत्म हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।